नो सर। तो आई गेस हमने आज डिसाइड किया था नया चैप्टर रिवाइज करने का, दैट इज लिमिट्स। ये बात हुई थी ना? सर शायद से 2 क्वेश्चन बचे थे, एक क्वेश्चन 10। अच्छा, मुझे बताना था। चलो फिर बता दूंगा, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा, वो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, मैं कराता हूँ। चलो, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में, एक कैलकुलस का चैप्टर है। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि वैसे तो छोटा चैप्टर है क्लास 11th में, लेकिन आगे ये कंटिन्यूएशन में आना है। तुम्हारे क्लास 12th का अराउंड 50% सिलेबस कैलकुलस से है, विच विल इन्वॉल्व मोस्टली डेरिवेटिव एंड उसके आगे का पार्ट, एंड लिमिट उसका सब पार्ट है, छोटा पार्ट है। अभी 11th में लिमिट्स निकालने के लिए छोटी छोटी चीजें वो हमें ध्यान रखनी है बस। तो लिमिट सॉल्व करने में दो तरह के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, एक जो बेस्ड होंगे पॉलिनोमियल पे, और दूसरे जो बेस्ड होंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। सीधी सीधी बहुत सिंपल सी बात समझ लो। कुछ क्वेश्चंस या ये चैप्टर देखने में लग सकता है डिफिकल्ट है, ये है बहुत ही इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर रहेगा। पॉलिनोमियल क्वेश्चन कभी दिख जाए, पॉलिनोमियल समझते हो, एक्स स्क्वायर 1/x-1 एक्स क्यूब, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन हो, तो ये सॉल्व नॉर्मली हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन से। एलसीएम वगैरह लेने की पॉसिबिलिटी हो तो एलसीएम वगैरह लो, ऐड करो, सब ट्राई करो, सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन, या फिर हो सकता है रूट वगैरह इन्वॉल्व हो, इन दैट केस वी शुड डू रैशनलाइजेशन। एंड फैक्टराइजेशन, वो तुम्हें क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगी किस वाले में फैक्टराइज हम कर सकते हैं, किस में रैशनलाइज कर सकते हैं, किस में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो पॉलिनोमियल फंक्शन में आती है, स्टैंडर्ड लिमिट। किसी को याद है स्टैंडर्ड लिमिट जो पॉलिनोमियल वाली है वो कौन सी है? एक स्टैंडर्ड लिमिट है ना पावर वाली, कुछ एक ही लिमिट है वो। लिमिट x टेंडिंग टू a, x to the power n minus a to the power n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये होता है। अब किसी को याद है इसके आगे? सर n a की पावर n -1। वेरी नाइस, ठीक है। इसके क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी आ सकते हैं, थोड़ा सा घुमा देगा पावर, अगर तुम्हें दिख नहीं रही होगी पावर की जगह नंबर लिख देगा जिसको तुम्हें पावर में एक्सप्रेस करना है ये छोटी छोटी चीजें। कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री जिसमें इन्वॉल्व दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारी एक ही लिमिट है जो हमेशा यूज होगी, सबसे सिंपल वाली लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन दिख रहा हो तो अच्छी बात है, अपॉन खुद से कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट लगा दो, यूजली आंसर आ जाएगा। साइन नहीं दिख रहा हो तो कोशिश करो कि किस तरह से साइन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सिलेबस में एक ही लिमिट है, और भी एक आध लिमिट है बट वो यूज नहीं होंगी। sin x अपॉन x कैन ऑल्सो बी सीन एज tan x अपॉन x, एक ही बात है, क्योंकि tan को हम sin अपॉन cos लिख सकते हैं, और जीरो जब x 0 की तरफ जा रहा होगा तो cos 1 की तरफ जा रहा होगा, तो tan x अपॉन x घूम फिर के tan x अपॉन x बन जाएगी, सॉरी tan x अपॉन x घूम फिर के sin x अपॉन x बन जाएगी। तो दोनों एक ही बातें हैं। एक लिमिट और है, मोस्टली वो यूज नहीं होती है, प्लस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन, स्टिल बाई चांस कभी डायरेक्टली दिख जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बाकी दोनों तो सब्सिडरी हैं, मोस्टली में तुम्हें sin x अपॉन x ही यूज करना होगा, ठीक है। सर वो समझा दो सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम डेरिवेशन होता है, समझ में नहीं आया, था एक ग्राफ के साथ। ओके बता देता हूँ। लिख लिया सबने? सर एक सेकंड। ओके, अनुष्का कहाँ गई थी तुम अभी तक? कहीं बाहर गई थी? सर होम टाउन में थी मैं। ओके,
सॉरी, हो गया। ओके। संकल्प ने पूछा सैंडविच थ्योरम क्या होती है। सैंडविच थ्योरम बहुत ही कॉमन सेंस समझी जा सकती है। सैंडविच थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में सैंडविच हो रखा है, सैंडविच का मतलब समझते हो, दो चीजों के बीच में दबा हुआ हो, तो अगर कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है gx और कोई फंक्शन है hx, तो अगर gx f और h के बीच में सैंडविच हो रखा है, सैंडविच हो रखा है मतलब कि gx जो है वो हमेशा h से छोटा है और हमेशा f से बड़ा है। वी कैन से कि जो g है वो f और h के बीच में सैंडविच है, ठीक है। फिर ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू, काइंड ऑफ फंक्शन की वैल्यू f और h की वैल्यू अगर कहीं इक्वल हो जाती है, अगर कहीं पर किसी पॉइंट पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx और hx इक्वल हो जाते हैं, दैट विल इम्प्लाई कि gx भी उन्हीं के इक्वल होगा। भाई अगर 1 और 3 इक्वल हैं तो तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी तो पॉसिबल है। 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो अगर 1 2 3 अगर 1 और 3 कभी इक्वल हो रहा है इसका मतलब तीनों इक्वल होंगे, मतलब इक्वल टू भी आ सकता है बीच में। दैट इज द ओनली केस। यही है सैंडविच थ्योरम। आई बात समझ में? ग्राफिकली अगर देखना चाह रहे हो तो मान लो fx कोई फंक्शन है, ये g हमेशा इसके ऊपर रहता है, इक्वल हो सकता है, इससे नीचे कभी नहीं आएगा। मान लो यहाँ कहीं है, h मैंने करा दिया, वही कहीं पर इक्वल दिखाना भी है, और h हमेशा g के ऊपर रहता है। तो इस तरह का डायग्राम हो गया मान लो। नाउ सी, अगर कभी ये ग्रीन और ब्लू वाले ग्राफ इक्वल आ रहे हैं तो ये रेड को तो अपने साथ ले ही लेंगे ना, क्योंकि रेड को हमेशा ग्रीन और ब्लू के बीच में रहना है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली दिस ऑल थ्री विल बी इक्वल एट दैट पॉइंट। तो अगर कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इक्वल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए hx के, बेसिकली एट पॉइंट ए f और h इक्वल है, इट मीन्स कि ये दोनों g के भी इक्वल होंगे। सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx will be equal to, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, fx and hx, ठीक है। हो गया? इतना कुछ लिखने का नहीं, बस समझ लो, इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा। डेरिवेशन मैंने बताया भी नहीं, मैंने सिर्फ फंडा बताया। इफ यू वांट आई कैन टेल द डेरिवेशन आल्सो, बट एज आई टोल्ड पूछा नहीं जाएगा इसलिए नहीं बताया था मैंने। कोई यूज है? नहीं कोई use। तो नहीं। चलो, इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है, दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को तुम आगे डिफरेंशिएशन बोलोगे। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बस तुम्हें क्लास 11th में ही करना है, आगे वो सिलेबस में नहीं होता, आगे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज करके करना होता है। बट फॉर नाउ, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कैसे डिफाइंड है? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is how derivative of a function is defined. Geometrically याद है कि geometrically ये क्या represent करता है derivative of a function? याद है किसी को? समझने वाली चीजें तुम लोगों को याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं, याद तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? तो derivative of a function at a point represents
स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट एवरी पॉइंट। इन जनरल किसी पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे कर्व पे जो टैंजेंट खींचोगे उसके स्लोप की, ठीक है। और ये तुम फॉर्मूला देख के फील भी कर सकते हो, फॉर्मूला एक्चुअली यही बता रहा है तुम्हें। फॉर्मूला क्या बता रहा है देखो, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या ये फंक्शन की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है दो पॉइंट में? y2 माइनस y1 नहीं तो है ये, किसी x प्लस h पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये x पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही तो है ये। समझ रहे हो? अगर एक पॉइंट x ये है, x प्लस h ये है, तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, क्या यही डिफरेंस दिखा रहा है? ये हो गया f ऑफ x प्लस h, फंक्शन की वैल्यू है ना, और ये हो गया एफ एक्स। तो बेसिकली y2 माइनस y1 दिखा रहा है, ये परपेंडिकुलर लेंस दिखा रहा है। और ऐसे ही नीचे जो h है, अब ये पॉइंट था x प्लस h, ये पॉइंट था x, तो इनके बीच का गैप h ही तो हो गया, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है क्या वो tan थीटा बता रहा है ना? और हमने क्या कर रखा है कि लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये पॉइंट बहुत ही पास है, तो ये मैंने जूम करके बना दिया है कि तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है। एक्चुअली में ये पॉइंट इतने पास है कि तुम्हें ये कर्व पर एक ही पॉइंट दिखेगा, तो जो एंगल ऊपर थीटा बन रहा है वही एंगल यहाँ बन जाएगा, एंड दिस लाइन will act as a tangent to the curve at that point। तो ये थीटा अगर ये एंगल है तो tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो हो गया। ऐसे तो स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिफाइंड कि लाइन जो एंगल x एक्सिस से बनाती है उसका tan ले लो तो वही तो होता है स्लोप ऑफ द लाइन। याद है स्ट्रेट लाइन चैप्टर से m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन है दैट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एक क्वेश्चन फॉर श्योर आना है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके। साइन एक्स कॉस एक्स बहुत पूछता है, सिंपल भी होता है वो, उसकी प्रैक्टिस करते हुए जाना। नाउ लेट अस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जो भूल गया वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आई होप याद आ जाएगा। लेट्स सी, मे बी आई कैन स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। चल मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम करते जाओ साथ साथ। लिमिट x tending to 0 root of 2 plus x minus root 2 divided by x। दिमाग में क्या आ रहा है, क्या मेथड होना चाहिए? जल्दी सोरली बोल दो, which method should be used here? x की वैल्यू 0 रखकर तो 0 by 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले अप्रोच बेसिक अप्रोच, ऑल्दो ये यूजुअली काम नहीं करेगी, कि डायरेक्टली वैल्यू रख के देख लो लिमिट की, अगर नॉर्मल वैल्यू आ गई तो दैट इज आवर आंसर। बट मोस्टली केसेस में 95% केसेस में ये काम नहीं करेगा, यू हैव टू डू सम स्टेप्स। जब तुम चेक करके देखोगे तो 0 by 0 आ रहा होगा, 0 by 0 आ रहा है मतलब आगे सॉल्व करना है। नाउ आई एम आस्किंग व्हिच मेथड डू यू थिंक विल वर्क हियर? मैंने कहा कोई टाइप की प्रॉब्लम होंगी, या तो पॉलिनोमियल वाली है, ट्रिग्नोमेट्री वाली है। पॉलिनोमियल वाली है, उसमें मैंने 3-4 मेथड लिखे थे। कार्तिका तुमने क्या बोला? सर फैक्टराइजेशन। यहाँ तुम्हें फैक्टराइज कर लोगे तुम इसको, तुम इसको फैक्टराइजेशन कभी सीखा है या क्यूबिक और स्क्वायर और पावर सर नहीं, स्क्वायर बना के मतलब सर नॉर्मल फॉर्म में लाकर अंडर रूट। फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं हो सकता। और फिर देखो मैंने क्या मेथड लिखे, उनमें से कौन सा मेथड तुम्हें लग रहा है यहाँ लगेगा? स्टैंडर्ड लिमिट, नहीं, कौन से स्टैंडर्ड लिमिट में? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो जनरल बात है, सिंप्लीफाई करना। अब बचा ही क्या है, क्या बचा है? रैशनलाइजेशन। वही आंसर है। जब भी रूट देखो हमेशा रैशनलाइजेशन करो, आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज करो, इसको लिमिट की वैल्यू रख दो। सर मेरा पहला आंसर वही था सर, मुझे उस पर डाउट हो रहा था लेकिन दिया तो तुमने था नहीं। सर दिया वही था, उसको बदल के फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोला था पहला। सर वो दूसरी बार बोला था मैंने। अरे जब किसी ने सुना था इसका पहली बार में? कोई गवाह नहीं है, 3 साल की सजा डिक्लेयर की जाती है तुम्हारे। जल्दी करो। अच्छा
जल्दी करो, 1 मिनट क्वेश्चन है ये सब, इतनी प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए, कुछ करना ही नहीं है, रेशनलाइज करो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तुम लोग पास हो जाओगे ना फाइनल एग्जाम में? व्हाट आर यू डूइंग? इतना टाइम क्या चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। रेशनलाइज करना नहीं आ रहा है? किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे? किससे किया है? एक्स से तो नहीं कर दिया ऊपर नीचे? √2 + x प्लस √2। हाँ, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, ऊपर नीचे सर √2 + x एक साथ है तो कंफ्यूजन हो गई थी कैसे करना। मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखो ऊपर a + b * a - b लग, सॉरी a² - b² लग जाएगा, so that would be 2 + x - 2, नीचे ऐसे लिखा रहने दो, नीचे कुछ नहीं करना है, √2 + x प्लस √2। अभी देखो ऊपर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ x बचा, ऊपर का x और नीचे का x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू पुट करो, आंसर लो। लिमिट की वैल्यू पुट की तो 1/√2 + √2 आ गया आंसर। क्या कर क्या रहे थे इतनी देर तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे थे बताओ तो? आज तक कहाँ अटके हुए थे? सर मैंने तो x मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा, देखो हमेशा तेरे को 0/0 फॉर्म कोई एक वैल्यू होती है, 0 बना रही होती है, जो हमें ट्रबल क्रिएट कर रही होती है। यहाँ पर x 0 बना रहा है, ये तो कैंसिल होगा ही होगा, तभी आंसर आ पाएगा, तो मल्टीप्लाई करने का सेंस नहीं था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो की नहीं तुम लोगों ने, इस चक्कर में नहीं कर पा रहे हो। लेट्स से नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म वाले में हमेशा ध्यान रखो, ए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा फोकस करो ए क्या है, और वो हमेशा लिमिट से देखा करो, ना कि क्वेश्चन से। ठीक है, इन दिस केस -2 could also be a, अगर मैंने कुछ वेरिएशन की होती है, अभी खैर मैं नहीं किया है, सीधा सीधा दे दिया है, बट लिमिट पे ध्यान दिया करो कि यार a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, करो जल्दी से। स्टैंडर्ड लिमिट वाला ये तो पता है सबको। सर 20 है। आंसर तो नहीं मेरे पास, और किसी का आया? सर 80 आ रहा है मेरा। 80 और 20, कितने लोग जो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं? अर्पिता, यू नो हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस?
यस सर, बस अभी सॉल्यूशन निकाल रही हूँ, मतलब हेलो, लास्ट। स्टार्ट कर लिया? सर मेरा तो गलत है, मेरे को कुछ दिख गया, मतलब मैंने जो गलत किया है। कोई बात नहीं, चलो। सो यहाँ से फॉर्मेट देख के हम समझे कि दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, x टू द पावर a माइनस a टू द पावर a डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहाँ पर a भी दिख रहा है कि यार 2 है, तो बेसिकली 32 लिखा है उन्होंने घुमा फिरा के। अगर हम इसको प्रॉपरली लिख लें तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। ये तो होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। ऐसे ही नीचे भी है x टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2। लेकिन पूरी स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a। x माइनस a भी होता है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम पूरा करने के लिए x माइनस 2 ले आते हैं। ऑफ कोर्स नीचे लाएं तो ऊपर भी लाएंगे, और देखो ये ऊपर वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको सपोर्ट कर देगा। समझ गए? तो दिस बिकेम ए स्टैंडर्ड लिमिट। सिमिलरली जो हमने एडिशनली ऊपर किया है इसको और वो मिला के ये भी स्टैंडर्ड बन गए। तो सिर्फ 5 बार अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n a to the power n minus 1, n है 5, a to the power n minus 1, नीचे वाले की n a to the power n minus 1। समझ गए सब लोग? यहाँ नीचे 2 to the power 2 है, ऊपर 2 to the power 4 है, बेसिकली 16 और 4 है, कैंसिल हो जाएंगे, 4 बचेगा, 5 into 4 20 आ जाएगा। सर ये येलो वाले कैसे मतलब बना सर? x to the power n माइनस a to the power n नीचे के नीचे ऊपर ही तो होता है, इसके डिनोमिनेटर में ही तो चाहिए था, इसके नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, एक ही बात तो है। हाँ सर। ठीक है, सर इसको मैंने तो मतलब जैसे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो उसको मैंने x प्लस 2 x माइनस 2 करके कर लिया। उसी से बनता है। सर ये x माइनस 2 कैसे आया? हमने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है टू मेक इट स्टैंडर्ड। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं ना, इन क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये मिसिंग होते हैं नीचे वाले, बट तुम्हें 2 बार चाहिए होता है तो तुम खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, वो दोनों बार वाले एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं ऐसा एक और दे रहा हूँ सो दैट यू हैव सम मोर प्रैक्टिस। सेम कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ, ध्यान से करना। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x to the power 16 minus 1 divided by x to the power 5 minus 1। वाह, अनुष्का आंसर सर नहीं हुआ, नहीं हुआ? अभी कर रही हूँ।
पिछला जैसा ही तो है, कितना टाइम लगेगा इसमें, सेम ही तो है बिल्कुल। सर इसमें सर मतलब सर जब हम x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर नीचे x रेज टू पावर 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5 बचेगा सर। सर उसमें नहीं बन पा रहा बस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड दिख रहा है, क्या मिसिंग है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, x माइनस a। x minus 1 x माइनस a नहीं है, a यहाँ पर बने तो x माइनस 1 ही तो चाहिए, तो x माइनस 1 से डिवाइड किया, ऑफकोर्स डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो ये बन गया स्टैंडर्ड, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ना, अपॉन x माइनस 1, एक ही बात है, तो ये भी तो स्टैंडर्ड बन गया। प्रैक्टिस करो एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस की, बस सीधे वैल्यू डालनी है। अब n a टू द पावर n माइनस 1, ऑल्दो यहाँ 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, n a टू द पावर n माइनस 1, 16/5 आ जाएगा। आया था किसी का? यस सर। सर मेरा आ गया था। यस सर। नाइस, किसी ने दिया नहीं तो ऑल दो आंसर। मैं एक दो ऐसे और दे रहा हूँ जो अभी थोड़ा सा इशू जिनको हो रहा है वो ध्यान से करें। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस लेट्स से 2 टू द पावर n over x minus 2 limit x tending to 2 is equal to 80, find n। परहैप्स इसको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा और तुम्हें गैस करना पड़ेगा लिखने के बाद, तो अगर वैसे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना वैसे। It is given as n is integer, it is given n is integer, वैसे जरूरी नहीं कि n इंटीजर हो, इस क्वेश्चन में गिवन है। सर n की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू 5 आएगी, बिल्कुल ठीक सोचा है। देखो 5 है क्या सर, ये कह रही मेरे भी 5 ही आई है। अच्छा गुड। देखो ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी n a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ की मतलब लिमिट का क्वेश्चन नहीं रह गया, ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड क्वेश्चन बन गया। अभी देखो यहाँ पर n इंटीजर ये बता दिया गया, बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स है जिसमें से एक में 2 है। अब देखो 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो दो पार्ट में, कोई हो सकता है 40 इंटू 2 हो सकता है 20 इंटू 4 हो सकता है 16 इंटू 5 हो। तो सिंस 2 की पावर समथिंग है तो हम देख लेते हैं 80 में कितनी 2 की पावर्स हैं। क्या इसको हम 2 टू द पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 16 इंटू 5। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ द साइड कि अगर n 5 हो जाएगा तो बात बन जाएगी। देखो n इज इक्वल टू 5 तो n माइनस 1 4, ठीक है। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड वी कैन से n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 2 की पावर दोनों साइड सेम ही होंगी ना, ठीक है। चलो एक आध और करें क्या इसी तरह के। ओके, लिमिट x tending to 3 x to the power 4 minus 81 upon x to the power 3 minus 27। चलो इस बार सब लोग सही करना, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो अच्छे से करना।
सर 4। 4 कार्तिकेय का आया है। सर मेरा भी 4 आ रहा है। हाँ सर मेरा भी 4 यार। अनुष्का तुम्हारा आया? यस सर 4 आ रहा है। सर आ गया। करने की जरूरत है मुझे? श्योर? ये चैप्टर तो याद आ गया ना श्योर कि मेमोरी से ये भी गायब है? ओके आ गया है, ठीक है, नाइस। चलो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले या अलग तरीके के। ये स्टैंडर्ड वाला तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x plus sin 2x upon 3x plus sin let's say 2x. सर x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1/x। डेरिवेटिव वैसे 1 होता है बट यहाँ डेरिवेटिव का काम क्या है? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे x गिवन है तो सर उसका डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है। तो सर 3x का 3 होगा ना सर? डेरिवेटिव कहाँ से आ गया इस क्वेश्चन में? लिमिट निकालना है ना, क्या कर रहे हो तुम? मतलब सर मैं वो निकाल दूंगा सर एक बार। क्या निकालो? डेरिवेटिव का इसमें कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है। आई डोंट नो तुम ठीक क्या क्या सोच रहे हो। सर 1 आ रहा है 1। ठीक है, बाकी और किसी का? मतलब आई डोंट नो क्या आ रहा है। किसी और का आ रहा है आंसर? क्यों नहीं आ रहा भाई? साइन x देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अरे भाई क्या है, शांत क्यों बैठो? कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है? सर cos। एक ही तो लिमिट है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन x अपॉन x। वही दिमाग में आना चाहिए हमेशा, वही लगेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। 11th में इतना इजी कर रखा है फिर भी दोनों पकड़ ले रहे हो बात को। साइन x अपॉन x ही लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा, और कुछ लग ही नहीं सकता और कुछ सिलेबस में नहीं है। साइन 3x है, साइन x अपॉन x का मतलब ये होता है कि जो भी ऊपर है साइन के साथ वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन 3x है, तो अगर साइन 3x अपॉन 3x होता तो बात बन जाती। ठीक है, तो हम 3x से डिवाइड कर दें इसको, और ऑफ कोर्स डिवाइड का तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टर्म में हो सकता है 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ हो सकता है 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। ये करने का फायदा क्या हुआ, ये सारे खत्म हो गए हमारे। क्या इसकी वैल्यू 1 आ गई? साइन x अपॉन x से हो गया। साइन x अपॉन x का मतलब है जो ऊपर वो नीचे, और वो दोनों जीरो की तरफ जाने होनी चाहिए। x जीरो की तरफ जा रहा है तो 3x भी जीरो की तरफ जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म। नाउ व्हाट डू वी हैव? ऊपर क्या 5x आ गया भाई? 3x तो बचा है, 3x थोड़ी कहीं गया है। यहाँ 2x बचा है तो 3x प्लस 2x 5x हो गया, और यहाँ नीचे 3x प्लस 2x 5x हो गया। 5x अपॉन 5x, क्या ये 1 आ जाएगा? ठीक है, तुम्हारा करते क्या ऐसे ही आया था या किसी और तरीके से आया था? सर मैंने दूसरे तरीके से निकाला। बताना। सर मैंने ये किया था सर, मैंने सर वो चेक किया सर कि मतलब 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, फिर सर इनका डेरिवेटिव निकालते हैं। ऊपर से दोनों सर क्या?
ऊपर से दोनों अलग अलग डेरिवेटिव निकाल दिया. हाँ सर. That is not allowed, although luckily that is a very good method to be used for competitions. उसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, शायद मैंने तुम लोगों को बताया भी है. Although we cannot use it in boards, ना 11th में ना 12th में, but it's very important rule कि 0 by 0 form हो. You can take derivative of numerator and denominator separately and then put the value and you can keep on doing that. हो सकता है एक बार डेरिवेटिव लो और 0 by 0 तब भी आ जाए, फिर से डेरिवेटिव लो. इस तरह जब तक बन सकती है बात तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ कभी यूज नहीं करना है. सो कार्तिक टेक्निकली योर मेथड वाज रॉन्ग. ठीक है, हमेशा sin x upon x यूज करना है, दैट विल ऑलवेज गिव यू द आंसर. क्लियर है? चलो नेक्स्ट, वेरी इजी एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन. करो. आया किसी का? सर 2 आ रहा है. 2, आई थिंक दैट इज करेक्ट आंसर. किसी और का आया? क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या दिमाग में आया? So 1 minus cos x upon x is equal to 0. मैंने बताया कभी नहीं लगेगा, उसको भूल ही जाओ. इनफैक्ट cos 2x को 1 minus 2 sin तो square दो x. चीजें हैं. पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते ही लिमिट में sin x upon x एक ही लिमिट है जो तुम्हारी हेल्प करेगी. दूसरी चीज cos 2x के बारे में मैंने बता रखा है कि cos के साथ 1 को हमेशा हटाया जा सकता है. cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं. 1 के साथ अगर cos 2x आ रहा है फॉर श्योर वो 1 हटाया जा सकता है. cos 2x के फॉर्मूले याद है सबको? अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो कोई यूज नहीं, फिर तो कोई बात नहीं कर पाओगे. किसको याद है तीनों फॉर्मूले cos 2x के? वैसे तो 5 फॉर्मूले होते हैं बट 3 याद है किसी को? आस्था के अलावा? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तो पूरा साल निकल गया, फॉर्मूले नहीं याद हो, कैसे होगा काम? तो कितना ही फिर बता दूंगा, फिर नहीं आएगा. cos 2x फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square x. एक फॉर्मूला ये भी होता है, और होता है 2 cos square x minus 1. और एक फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x. एनीवे यहाँ पर हम साइन लाना चाहते हैं तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला cos square x, सॉरी 1 minus 2 sin square x. वेरी गुड सर. तो 1 और 1 तो हो जाएंगे कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वी विल हैव 2 sin square x upon x square. मिल गया जो हम चाहते थे. क्या ये sin x upon x आ गया? स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर से क्या ही फर्क पड़ा, जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर आ जाएगा. लिख सकते हैं ऐसे sin x upon x स्क्वायर और लगा दो यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट. इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, आंसर आ गया हमारा 2. ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करो, ज्यादा मक्कारी क्या जरूरत है.
यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में है जो मैं अभी करा रहा हूँ, सीधे सीधे बता दिया, बिल्कुल फॉलो करोगे क्लास की तो बहुत कम पढ़ के भी ज्यादा काम हो सकता है। बिल्कुल ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, अननेसेसरी कदमों की तरह काम करते रहोगे और रिजल्ट आएगा नहीं। लिख लिया? Now another set of questions can be from piecewise function. Piecewise function सिंपल ही होंगे। piecewise function का मतलब कि वो दो तीन तरह से डिफाइन है। कोई फंक्शन है, सपोज कह देते हैं एक फंक्शन है which is defined as let's say 5x minus 4 जब x 1 से छोटा या इक्वल है, and this function is defined as 4x cube minus 3x जब ये 1 से बड़ा है। तो बस आंखें खोल के रखनी है और कुछ नहीं करना है। सबको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फंडा याद है? लिमिट का मतलब ही क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू वेरी क्लोज टू अ पॉइंट। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ एट एक्स टेंडिंग टू 2, मतलब 2 से थोड़ा सा पहले, 2 के लेफ्ट साइड, मतलब मैं 1.9999 ऐसी किसी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ही थोड़ा होता है बट वो थोड़ा ही होता है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए, जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनमें लिमिट की वैल्यू वी कैन टेल डायरेक्टली, जस्ट पुट द वैल्यू, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो अगर कह देते कि यार यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, या इसी को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, क्या कैसे नहीं मिलेगी, कोई बता सकता है? 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट सर वैल्यू डाल देंगे। कहाँ पर डालेंगे सर 5x minus 4 ऊपर वाले में, क्योंकि हमसे बात करें कि 1 से छोटे पे बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। 1 से छोटे फंक्शन कैसे डिफाइन है? इस तरह से डिफाइन है। 1 तक तो ऐसे डिफाइन है, तो 1 से छोटे पे भी ऐसे डिफाइन होगा। डायरेक्टली वैल्यू डाल दो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर है 1। इसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या होगी, या 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 1 किस वाले में वैल्यू डाली है? नीचे वाले में। नीचे वाले में, बिकॉज अब कह रहा है कि यार 1 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या, 1 बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 है, बस थोड़ा सा बड़ा है, तो 1 से बड़े तो फंक्शन ऐसा डिफाइन है, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू 1 नीचे वाले में डालोगे तब भी 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते हैं, इन दैट केस वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, तो सर जब x इज ग्रेटर देन 1 पे है, तो सर जब भी हम 1 क्यों डाल के चेक करते हैं? क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 है ना, 1.000 ये है, 1 ही तो है वो। लिमिट का मतलब उसके पास बस पहुंच रही है, ऑलमोस्ट 1 ही हुआ यार। इतना तुम्हें मैं इतना रुपए दे दूं, 1 रुपए दे दूं, एक ही बात तो है। इतने हाँ रुपए सर। से क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। ओके अगर मैं यही पूछ लूं कि बताओ इस फंक्शन की, जो फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx क्या होगा, बता सकता है कोई? क्या कर रहा है? मैं नहीं पढ़ा, तुम लोग बड़ी बेइज्जती कराओगे यार तुम लोग। क्या पढ़ा है? 5 पे इस फंक्शन की लिमिट नहीं बता सकते हो? अटेम्प्ट तो करो, कुछ तो बोल दो, गलत तो बताओगे। 425 आ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x में 5 किलो डाल के। वेरी गुड भाई, मैं कह रहा हूँ 5 के आसपास वैल्यू क्या है। देखो 1 पे तो ब्रेक हो रहा है, 1 से छोटे पे कुछ और है फंक्शन, 1 से बड़े पे कुछ और है। 5 पे थोड़े ना ब्रेक हो रहा है, 1 से बड़े पे तो एक ही फंक्शन है, यही तो चल रहा है। तो 5 पे चाहे लेफ्ट हैंड जाओ चाहे राइट हैंड जाओ, इसी में तो वैल्यू डालोगे नीचे वाले में। 1 से बड़ा तो सब एक जैसा ही है, पूरा फंक्शन एक तरह से डिफाइन है। इसमें 5 वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। 4 इंटू 5 क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 15, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 15 दैट इज 485। बात समझ गए कि यहाँ पर सर 1 पर ही कुछ हो रहा है। हो सकता है लिमिट 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ना होती, हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन है। बाई चांस वो तो इक्वल आ ही रही है, वो भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना आती, लेकिन उसके अलावा कभी दिक्कत नहीं होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, एक इंडिविजुअल पॉलिनोमियल फंक्शन की।
तो अगर मैं 1 से ऊपर कहीं बात कर रहा हूँ, 100 पे बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 100 से ऊपर तो 100 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही होगी। मैं 15 पे बात कर रहा हूँ, 8 पे बात कर रहा हूँ, 20 पे कर रहा हूँ, हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 1 से छोटे पे -4 पे बात कर रहा हूँ, तो यही तो फंक्शन है -4 के आसपास। लिमिट का मतलब है उस पॉइंट के बहुत आसपास बात हो रही है और कहीं आप दूर की कहीं नहीं सोचनी है हमें। -4 पे बात हो रही है मतलब -4 के आसपास तो फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। -10 पे बात हो रही होगी तब भी फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, -8 पे भी फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। 1 के अलावा हर जगह फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सीधे वैल्यू पुट करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 1 पे सिर्फ ध्यान रखना है कि 1 से कम पे ऊपर वाले में पुट करनी है, 1 से ज्यादा में नीचे वाले में पुट करनी है। ठीक है, ठीक है। यस Yes. सर। चलो एक फंक्शन डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू 4 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और इस फंक्शन की वैल्यू है kx प्लस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 3 है। तो बताओ k की वैल्यू क्या है? फाइंड k if limit of f(x) exist। देखो अगर मैंने फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट बोल दी मतलब हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर बोल दिया जाए किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब हर एक पॉइंट पे कर रही है, किसी पॉइंट पे उसकी बात कर सकते हो। सर 1। 1 आ जाएगी। सबको समझ में आ रही बात है भाई? हर एक पॉइंट पे करती है वो तो हमें पता ही है, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहीं पर दिक्कत हो सकती है, और तो कहीं दिक्कत होनी ही नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी है। 3 पे बस चेक कर लो, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी इसकी? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे कितनी होगी? 3x प्लस 1। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो यार? आ नहीं रहा है 3k प्लस 1। 3k प्लस 1। ये किसने बोला 3k प्लस 1? वैसे आप तुमने बोला 3x प्लस 1 तुम नहीं बोला था मैं k की जगह x बोल रही। भाई। 3 से कम पे नीचे वाली डेफिनेशन लग जाएगी। वैल्यू तो डायरेक्ट पुट करनी ही है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में झिझकना है, सीधे वैल्यू पुट करनी है। बस ये देखना है कि किस वाले में पुट करनी है। 3 से कम पे फंक्शन नीचे की तरह डिफाइन है तो 3 वैल्यू नीचे वाले में पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? 4। 4 ऊपर की तरफ डिफाइन है, कांस्टेंट फंक्शन है, 4 हो जाएगी। सिंस कह दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, चलो एक फंक्शन डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू लेट्स से x माइनस 1 इंटू k टाइम्स x माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, एंड x प्लस 1 जब x इज लेस देन 4 है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लिमिट एग्जिस्ट। तो 5/3। आंसर है मैच करा। 5/3। 5/3। तो समझ गए होगे। इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? राइट हैंड लिमिट तो रिली बोल सकते हो ऐसे आप। 3k। ठीक है भाई, यहाँ राइट हैंड में इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 4 तो 3k आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट 5। 5। दोनों सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो k की वैल्यू हो जाएगी 5/3। वैसे बहुत डिसअपॉइंटिंग क्लास जा रही है, आई एम नॉट लाइकिंग इट। तुम लोगों को ना फॉर्मूले याद है ना तुम्हें इसको स्टैंडर्ड लिमिट्स याद थी, मतलब क्या है, सारे क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूँ अभी। छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है कि एक क्वेश्चन खुद करके दिखाओ फिर वैसे क्वेश्चन दो तब कर पा रहे हो। कितनी गलत सिचुएशन है ये बड़े होने के बाद। चलो लेट्स ट्राई वन मोर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos mx, चलो इजी करने के लिए 2mx कर दे रहे हैं। 1 माइनस cos 2mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos
2nx. सर 1 1 तो नहीं आना चाहिए। सर m square by n square. m square by n square might be correct. पुरानी जैसा क्वेश्चन है, बस नंबर की जगह मैंने m और n डाल दिए हैं। अगर मैं m n ना डालता तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा है प्रोसेस में, बस आंसर में mn आ जाएगा, क्योंकि जो गिवन होता है क्वेश्चन में उसको हटाने की जरूरत नहीं होती है। मेथड एग्जैक्टली सेम है, सब लोग आई होप वही फॉलो कर रहे हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 को हटा दो तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर mx ओवर 2 sin स्क्वायर nx। आगे क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए हमें कि कुछ बात बने? दोनों ऊपर नीचे में अपॉन में mx का होल स्क्वायर और nx का होल स्क्वायर। भाई हमें क्या पता है? हमें पता है एक ही लिमिट है, sin x अपॉन x। तो sin mx के लिए हमें उसके नीचे चाहिए होगा mx, जो ऊपर वही नीचे। sin mx के लिए हमें नीचे चाहिए होगा mx, और स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स mx का स्क्वायर चाहिए होगा। समझ गए? तो उसको हम बैलेंस करने के लिए mx स्क्वायर से ऊपर नीचे हमने कर दिया है मल्टीप्लाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? mx होल स्क्वायर से किया है, देखो बन गया ये स्टैंडर्ड, ऊपर भी mx नीचे भी mx और दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले के स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सर nx nx का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ आ रहा है तो nx का स्क्वायर इसके नीचे, और बराबर करने के लिए उसको भाई मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ जो चाहिए वो बना लिया आपने, बना थोड़ी सकते हैं ऐसे। अब ये दोनों बन गए स्टैंडर्ड, इनकी वैल्यू तो 1 आ गई, 1 1 खत्म खेल इनका। बचा क्या? ऊपर बचा m स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे बचा n स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल एंड फाइनली वी गॉट नंबर एज आंसर, दैट इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, चलो आई थिंक मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश हुई है, बट व्हाट आई वांट कि तुम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पढ़ के आओ, डेरिवेटिव पढ़ के आना है, देन मैं डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करा दूंगा और लिमिट की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क, यू हैव टाइम, रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली। कुछ चाहो तो क्वेश्चन अपने एंड से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन बिना पढ़े मत ना आना। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले रिवाइज करते रहा कर, वो हमेशा काम आने ही है, उनसे पीछा नहीं छूटना है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, हैव अ थैंक गुड यू नाइट। थैंक यू सर।